एज टॉक के निपुण के नींव के विशेष अंक में आप सभी का स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं शिवहर जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी श्री चंदन कुमार जी से। श्री चंदन कुमार जी मुंगेर के कालारामपुर गांव से आकर दिल्ली में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उसके बाद बिहार बीपीएससी के द्वारा आयोजित शिक्षा सेवा संवर्ग की परीक्षा पास करके ये पहले भागलपुर, फिर बेगूसराय और उसके बाद आज शिवहर जिले में जिला शिक्षा पदाधिकारी के रूप में काम कर रहे हैं। सर, हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। नमस्कार। आज के इस अंक में सर हम लोग चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से निपुण बिहार इस शिवहर जिला में काम कर रहा है, हमारी क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह की संभावनाएं आप देखते हैं, क्या प्राथमिकता है, इसके संबंध में बात करेंगे। शुरुआत करेंगे कुछ आपके व्यक्तिगत यात्रा से, किस तरीके से आप यहाँ तक पहुँचे हैं इसके संबंध में चर्चा करेंगे और फिर आगे हम कार्यक्रम के संबंध में भी बात करेंगे। तो सर शुरू करते हैं कि शिक्षा इस यहाँ आने से पहले आपका शिक्षा का सफ़र कैसा रहा, आपकी प्राथमिक शिक्षा कैसे हुई, प्रारंभिक शिक्षा कैसे हुई, इसके संबंध में बताएंगे। मैंने पहले अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है अपने परिवार के साथ रह के शुरू की थी, लेकिन कुछ कारणों से जो है मुझे घर से जो है शिफ्ट कर दिया गया। पिताजी जो है वो भी घर से दूर हो गए, उनकी ट्रांसफ़र हो गई। तो घर में लगा कि अब कोई रहने वाला नहीं है, तो मेरी माँ घर पे अकेली रहती थी। पिता को लगा कि अब बच्चे हमारे जो है घर पे रहेंगे तो पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। तो उन्होंने सोचा कि नहीं, एक बच्चा सैनिक स्कूल में है, बाकी हमारे बच्चे घर में रहेंगे तो बिगड़ जाएंगे। तो उनका डिसीजन हुआ कि नहीं, हमारे जो 2 बच्चे हैं वो भी जो है घर से दूर जाएं और अपनी पढ़ाई जो प्रारंभिक शिक्षा है वो पूरी करें। तो ये सोच के साथ मेरे पिताजी ने मुझे और मेरे छोटे भाई, दोनों भाई को जो है भागलपुर शिफ्ट कर दिए और वहाँ से जो है हमने अपनी प्रारंभिक शिक्षा जो है अप टू मैट्रिकुलेशन जो है हमने पूरी की। मैट्रिकुलेशन करने के बाद फिर पिताजी को ये लगा कि अब इसकी फर्दर पढ़ाई जो है कहीं और अच्छी जगह से होनी चाहिए, लेकिन ये भी था कि हमारे जो रिसोर्स जो हैं वो लिमिटेड थे। तो हमारे बड़े भाई थे, उस समय दिल्ली में थे, तो उनको जेआरएफ स्टार्ट होने वाला था। तो उन्होंने ऑफ़र किया पिताजी को कि आप जो है एक भाई को भेज सकते हैं, मैं उन खर्चा उठा सकता हूँ। तो इस तहत जो है मेरे पिताजी ने मुझे जो है दिल्ली अपने भाई के पास भेज दिया और मेरी फर्दर पढ़ाई जो है आगे की स्कूलिंग, इंटरमीडिएट जो है दिल्ली के पब्लिक स्कूल से हुई। उसके बाद बड़े भाई को देखा जब मैंने कि वो सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी उनसे प्रेरणा मिली। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि अब मुझे क्या करना है, ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट को प्रेफर करना है, चूज़ करना है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि इसके लिए जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, तो इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है। तो मैंने जो है इकोनॉमिक्स को चूज़ किया और अपनी पढ़ाई जो है ग्रेजुएशन की इकोनॉमिक्स में कंप्लीट की। और इकोनॉमिक्स जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो लगा कि फिर फर्दर अब आगे की क्या पढ़ाई करनी चाहिए। अब मेरे सामने 2 चुनौती थी कि मैं डायरेक्ट सिविल सर्विसेज की तैयारी करूं या फिर जो है फर्दर पीजी करूं, एमए करूं या आगे की पढ़ाई करूं। अब मेरे लिए ये एक असमंजस सा समय था, लेकिन जब मैंने अपने भाई को देखा कि वो उस समय तक जो है वो सिविल सर्विसेज बन चुके थे, यूपीएससी की परीक्षा निकाल चुके थे, आईपीएस बन चुके थे, तो मेरे लिए अपने आप को रोक पाना थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था। तो मैं भी अपनी पढ़ाई जो है ब्रेक करके सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू कर दी। लेकिन इन बिटवीन जब मुझे लगा कि मैं सिविल सर्विसेज की मझधार में डूबता जा रहा हूँ, सक्सेस मुझे मिल नहीं रहा है, तो मैं थोड़ा परेशान सा होने लगा उस समय। तो फिर मुझे लगा कि शायद अब मुझे जो है अपनी पढ़ाई जो है फिर से शुरू करनी चाहिए। तो मैंने फिर अपनी पढ़ाई को शुरू रखने के लिए जो है मुझे लगा कि अब मैं इकोनॉमिक्स से थोड़ा जो उसका टच था वो ख़त्म हो चुका है,
तो लॉ जो है एक काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है काफ़ी अच्छा इसका रोल रहा है। तो बिकॉज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि मुझे एक लॉ का एक अच्छा जानकार भी होना चाहिए। इस वजह से जो है मैंने आगे की पढ़ाई जो है मैंने लॉ की और इससे जो है मैं अपना एलएलबी जो है कंप्लीट किया। एलएलबी कंप्लीट करने के दौरान जो है मैं अपने सिविल सर्विसेज की पढ़ाई को कंटिन्यू रखा और नेक्स्ट ईयर जो है पता चला कि मेरा रिज़ल्ट आया, मेंस का रिज़ल्ट आया और फिर जो है फाइनल सिलेक्शन हुआ। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद खुशी आई, थोड़ा अपसेट था इसलिए कि मैं जो चाहता था वो अचीव नहीं कर पाया, लेकिन जो मिला वो अच्छा मिला, क्योंकि बाद में मैंने सोचा कि शायद मेरी किस्मत में यही था, मुझे अपने स्टेट को सर्व करने का अच्छा मौका प्रदान हुआ। तो इस वजह से जो है मैं आज आपके सामने शिवहर जिला का जिला शिक्षा पदाधिकारी के तौर पे आज मैं यहाँ हूँ। बहुत शुक्रिया सर, बहुत रोमांचक और रोचक रही है आपकी यात्रा। हम एक इसके बाद सर, क्योंकि आप शिक्षा व्यवस्था में हैं और चीज़ों को देख रहे हैं, बहुत नज़दीक से देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में कौन कौन से बदलाव हुए हैं, आपने कैसे अनुभव किए हैं और इसका सकारात्मक परिणाम क्या विद्यालयों में आपको दिखता है, इसके संबंध में बताएंगे? ये सवाल काफ़ी रोमांचक है, क्योंकि मैं अपने समय से लेके और आज तक के समय में देख रहा हूँ जो कि काफ़ी चेंजेस नज़र आ रहे हैं। आज से मैं आपको बताऊंगा रिसेंट चेंजेस जो हुए हैं हाल फिलहाल में, जो पिछले 4-5 सालों में, जिसे कि मैं एज ए ऑफिसर भी महसूस कर रहा हूँ। उसमें सर्वप्रथम है बिल्डिंग्स। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत सारे स्कूल ऐसे थे जहाँ की बिल्डिंग्स नहीं थी, जर्जर भवन थे, वहाँ जो है बिल्डिंग्स मिले हैं, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर उनको दिया गया है। स्कूलों में जहाँ टीचर्स नहीं थे वहाँ पीपल टीचर रेशियो के अनुपात में जो है अच्छे शिक्षकों की संख्या और पढ़े लिखे शिक्षकों को दिया गया है। जहाँ बच्चियाँ स्कूल जाना प्रेफर नहीं करते थे, आज वहाँ बच्चियाँ स्कूल जा रही है, क्योंकि हमारी सरकार जो है, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, वो बच्चों के लिए जो है साइकिल और पोशाक योजना को जो है काफ़ी पॉपुलर किया है। इस वजह से बच्चियाँ और बच्चे भी जो है वो साइकिल मिलने की खुशी में जो है वो स्कूल आ रहे हैं। और मैं मानता हूँ कि कुछ ऐसे भी स्कूल थे जहाँ टॉयलेट्स की कमी थी, तो टॉयलेट्स को भी ध्यान में रखते हुए सारे स्कूलों में आज के समय टॉयलेट्स दिए गए हैं, जिसकी वजह से आज हमारी बच्चियाँ जो है सेफ महसूस करती है स्कूल आना। और इस वजह से जो है बच्चों में एक उत्साह भी है और स्कूल की पठन पाठन की व्यवस्था भी अच्छी है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी अच्छी हुई है। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर, हम लोग भी ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से विद्यालयों में भौतिक संसाधनों की वृद्धि हुई है और बच्चों के नामांकन में भी वृद्धि हुई है। परंतु जब हम बात करते हैं, इसको आगे थोड़ा बढ़ाते हैं और देखते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के संबंध में हमने देखा है कि उसने कहा कि खास तौर से कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान की बहुत ज़्यादा कमी देखी गई और उसने कहा कि हमें एक मिशन ज़रूर चलाना चाहिए कि हम किस तरीके से इन बच्चों में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान बेहतर कर पाएँ। और संभवतः इसी वजह से मिशन निपुण बिहार या निपुण मिशन भारत पहले शुरू हुआ। क्या आपको क्या लगता है कि सर ये देर से हमने शुरू की या इसको पहले कर सकते थे, या आपके क्या इस पर कुछ कहना है आपको कि ये अनुशंसा के आलोक में जो हमने निपुण भारत शुरू कर रहे हैं वो कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हैं हम, ठीक किया है हमने या कि कुछ और कर सकते थे? ये सवाल भी आज के परिप्रेक्ष्य में एक सोचने वाली विषय है, क्योंकि ये जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है ये 2020 में लागू हुई और 2020 के बाद इस नीति के आलोक में 5 जुलाई 2021 को निपुण कार्यक्रम का जो है आयोजन भारत सरकार के लेवल से किया गया था। लेकिन उसके 1 साल बाद जो है हमारे बिहार में भी जो है निपुण बिहार कह के जो है इसे लॉन्च किया गया। जब हम बात करते हैं भाषाई ज्ञान और संख्या ज्ञान की, कक्षा 1 से
5 के बच्चों के बीच में, तो हम ये पाते हैं कि बच्चे सही में भाषाई ज्ञान में और संख्या ज्ञान में पीछे हैं। लेकिन इसके बहुत सारे कारण हैं। हम कारणों में नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन हम ये ज़रूर चाहेंगे कि हमारे बच्चे जो क्लास 1, 2, 3 के हैं, और हमारा जो लक्ष्य है कि 2026 और 27 तक कि हमारे सारे बच्चे जो है भाषाई ज्ञान और संख्या ज्ञान से अवगत हों। क्लास 1 के बच्चे जो कि 2-3 शब्दों को पढ़ सके और 2 संख्या वाले अंकों को लिख पढ़ सके। कक्षा 2 के बच्चे जो कि 45 से लेके 60 शब्दों को प्रति मिनट वो पढ़ सके। और कक्षा 3 के बच्चे जो हमने ये लक्ष्य निर्धारित किया है कि 1 मिनट में 60 शब्द प्रति मिनट वो पढ़ सके। साथ ही 4 अंक के संख्या ज्ञान को वो पढ़ सके, समझ सके और सरल गुणा भाग भी वो कर सके। ये हमारा लक्ष्य है और हमें ये उम्मीद है कि हम 2026-27 तक ये लक्ष्य को हम प्राप्त कर लेंगे। लेकिन ये लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए हमारे शिक्षक, हमारे प्रधानाध्यापक को जो है एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, क्योंकि इन्हीं के सिखाए हुए चीज़ों से बच्चे जो है सीखते हैं और उस चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए जब वो घर जाते हैं तो वो अपने घर में जो है अपने भाई बहनों के साथ, माताओं के साथ, अपने पिता के साथ इसका डिस्कशन करते हैं। इसका डिस्कशन करते हैं तो इससे ये लगता है कि बच्चे जो है हमारे कुछ सीख के जो है घर आए हैं। तो यहाँ पे एक दायित्व बनता है हमारे माता पिता का, जो कि इनका एक अहम रोल है। कि हम कहते भी हैं कि बच्चों के लिए जो है माता पिता जो है वो पहला स्कूल होता है। तो हमारे माता पिता को चाहिए कि बच्चे अगर कुछ भी सीख के आए हैं या पढ़ के आए हैं तो उनसे ज़रूर पूछना चाहिए कि बेटा आज तुमने क्या स्कूल में सीखा है, क्या पढ़ा है। तभी बच्चे जो है आगे बढ़ सकते हैं और हमारा जो ये लक्ष्य है भाषा और संख्या ज्ञान, तभी हम इसे अचीव भी कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। और सबसे अच्छी बात है कि आपने जो लक्ष्य बताए हैं बिल्कुल सही है सर। ये मुझे लगता है कि जो देख रहे होंगे वो निश्चित रूप से उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। सर आपने विस्तार से बताया निपुण भारत और फिर निपुण बिहार के संदर्भ में बताया, तो क्या आपको लगता है कि मिशन निपुण बिहार के क्रियान्वयन से, योजना के चलाने से बुनियादी कक्षाओं में परिवर्तन संभव है, दिखेगा? अगर दिखेगा तो किस प्रकार से आप परिवर्तन देखते हैं इसको, आप इसको कैसा देख पाएंगे? ये सवाल बहुत बेसिक है। अगर हमारे बच्चे को बुनियादी ज्ञान या बुनियादी भाषा का ज्ञान या संख्या ज्ञान अगर नहीं रहेगा तो वो बच्चे आगे कैसे बढ़ेंगे, ये बहुत बड़ा विषय है। और मेरा ये मानना है कि बच्चे जो इस धारा से छूट जाते हैं, जो भाषाई ज्ञान में पीछे रह जाते हैं, संख्या ज्ञान में पीछे रह जाते हैं, तो वो बच्चे आगे चल के जो है पढ़ाई में अपने इंटरेस्ट को लूज कर जाते हैं। तो हम ये जनरली देखते हैं जो बच्चे क्लास 3-4 तक अच्छे नहीं होते हैं तो उनका जो सक्सेशन रेट होता है, जो आगे क्लास में जो जाते हैं क्लास 6 में, 7 में, वो बच्चे फिर नहीं जाते हैं और हमारा जो है ड्रॉप आउट जो है बढ़ता चला जाता है। एक ड्रॉप आउट हमारा 5 के बाद 6-7 में होता है और अगला ड्रॉप आउट जो है हमारा 9th के बाद हो। तो मेरा ये मानना है और मेरी गुजारिश है कि हम अपनी नीति को इस प्रकार बनाएं कि बच्चे जो है क्लास 1 से लेके क्लास 5 तक भाषा ज्ञान और संख्या ज्ञान से परिपूर्ण हो, ताकि वो बच्चे जो है आगे सक्सेशन में जा सकें और उनका ड्रॉप आउट कम हो सके। बहुत शुक्रिया सर। बिल्कुल आपने, मुझे लगता है कि ये सही होगा कि अगर हम बेहतर बुनियादी शिक्षा एवं साक्षरता की बात करेंगे तो ट्रांजिशन बेहतर होगा और ड्रॉप आउट में कमी आएगी। आपको हम जानना चाहते हैं सर कि अगर हम बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान मिशन निपुण बिहार की बात करें तो उसको सशक्त करने के लिए विभाग की तरफ से क्या क्या कदम शिवहर में उठाए जा रहे हैं सर? जिला प्रशासन की ओर से और शिक्षा विभाग की ओर से भाषा ज्ञान और संख्या ज्ञान को सशक्त बनाने के लिए जो है
बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। इसमें सर्वप्रथम पहला कदम है कि जिला स्तर पे जो है जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जो ये जिला स्तरीय कमेटी जो है ये जिला पदाधिकारी के द्वारा जो है संचालित होती है। और दूसरी टीम जो है ये टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसका संचालन जो है जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाता है। और तीसरा जो है वो है प्रखंड स्तर पे, जो कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के द्वारा संचालित किया जाता है। और इन तीनों समितियां जो है अपने समय से जो है इसका संचालन करती है। और इसका नतीजा ये है कि समय से संचालन करने के अनुसार स्कूलों में जो चल रहे ये प्रोग्राम्स हैं इनका जो है सही से जो है आकलन किया जा रहा है। और आकलन करने के क्रम में जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा ये भी कहा गया है कि कक्षा 2 के बच्चों का जो है आकलन ट्रैकर के जरिए जो है बच्चों का आकलन किया जाए। और इस शिवहर जिला में जो है ये काम बखूबी किया जा रहा है। सबसे अच्छी बात मुझे दिख रही है कि हम तीनों स्तर पर जो कमेटियां बनी हैं और कमेटियों के द्वारा जो विद्यालय का या पूरे कार्यक्रम का एक बेहतर मॉनिटरिंग हो रहा है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि ये दूसरे ज़िलों के लिए भी एक रोल मॉडल जैसा काम करेगा कि कैसे हम यहाँ अपने ज़िलों में भी बेहतर कर पाएँ। अगर हम अन्य प्राथमिकताओं के संदर्भ में बात करें कि जैसे शिक्षक प्रशिक्षण है या कक्षा में पढ़ाने की बात है या कक्षा के मॉनिटरिंग की बात है, तो इसमें आप क्या प्राथमिकता देखते हैं, ज़िले की क्या प्राथमिकता है और हम इसको कैसे सुनिश्चित कर पाएंगे कि ये बेहतर ढंग से हो सके? इसमें तो शिक्षा विभाग की भी ये प्राथमिकता रही है कि हमारे जितने भी इस तरह के शिक्षक हैं जो संख्या ज्ञान या बुनियादी भाषाई ज्ञान में लगे हुए हैं, उन शिक्षकों का जो है समय समय पे जो है डाइट के माध्यम से जो है प्रशिक्षण दिया जा रहा है। और इन शिक्षकों को प्रशिक्षण देने के क्रम में शिक्षा विभाग की तरफ से जो है अदर टीम्स को भी जो है शामिल किया जा रहा है, जैसे कि CSF, इन्हें भी जो है शामिल किया गया है ताकि जो है ये शिक्षकों को जो इनमें शामिल हैं, जैसे कि क्लास 1 और 2 के शिक्षक जिनको नामित किया गया है, उनको भी जो है ट्रेनिंग दिया जा रहा है ताकि वो उस बच्चे को उस तरीके से तैयार कर सके ताकि उनका जो है रिटेंशन रेट और सीखने की क्षमता अधिक हो और हमारा समाज जो है इस माध्यम से जो है आगे बढ़ता रहे। बहुत अच्छा सर कि एक चीज़ और बात रह जा रही है जो हमको लगता है कि पता नहीं बिहार में कैसे ये चुनौतीपूर्ण है कि हम कक्षा 1 और 2 के कक्षाओं की मॉनिटरिंग कैसे करें। शिक्षक पढ़ा रहे हैं, अगर प्रशिक्षण के अनुसार शिक्षक पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, तो इसको हम कैसे देखें कि वो शिक्षक उन्हीं पेडागोजी का, उन्हीं शिक्षण पद्धतियों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। इसके लिए क्या कुछ हो सकता है सर? आपके नज़र में क्या है सर इसको? इसमें जैसे कि मेरे हिसाब से या सरकार की नीति के अनुसार, जैसे हमारी SCRT है, उसने जो एक बेसलाइन सर्वे कराया था, तो उस बेसलाइन सर्वे में देखा कि हमारे बच्चे जो ठीक ढंग से पहले पढ़ नहीं पाते थे, उसमें जो है 15% की वृद्धि हुई, जो कि बच्चे धारा प्रवाह पढ़ रहे हैं। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि हमारी जो ये टीम वर्क कर रही है बच्चों के भाषाई ज्ञान में, वो सही काम कर रही है। दूसरा ये है कि परख जो इस क्षेत्र में काम कर रही थी, जो सर्वे किया, उनके अनुसार भी देखा गया कि हमारे बच्चे जो है स्टेट लेवल से अच्छे कर रहे हैं भाषाई ज्ञान में, लेकिन थोड़ा सा गणितीय ज्ञान में जो है स्टेट एवरेज के आसपास से हैं या उससे थोड़ा नीचे हैं। और तीसरा भी है असर के रिपोर्ट के अनुसार, उसने भी देखा कि जब बच्चों का आकलन किया कि क्या बच्चे सही में प्रोग्रेस कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो उनके आकलन में भी पता चला कि जो है बच्चों का भाषाई ज्ञान और संख्या ज्ञान जो है पहले के बनिस्बत जो है वो अच्छा है और आगे प्रोग्रेसिव है। तो हम इससे कह सकते हैं कि मतलब जो है जितने भी विभिन्न संस्थाएं हैं जो हमारे स्कूलों में जा रही है, वो देख रही है, तो इससे पता चल रहा है कि हमने जिन शिक्षकों को आज के डेट में डाइट के माध्यम से या CSF के माध्यम से जो ट्रेनिंग दिया है,
वो सही दिशा में काम कर रहे हैं और हमारे बच्चे जो है आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है और चीज़ों के आपने असर और दूसरे परख के द्वारा किए गए सर्वेक्षणों का भी उदाहरण देके बताया कि आपके ज़िले के बच्चे अच्छा कर रहे हैं। और सर आपने बात की कि विद्यालयों में किस तरीके से गुणवत्ता के लिए चीज़ें सुधारी जा रही हैं। आपने आकलन की बात की, आपने प्रशिक्षण की बात की, आपने भौतिक संसाधनों की भी बात की, सुविधाओं की बात की। अभी हाल में शिक्षक भर्ती बहुत बड़ी संख्या में पूरे राज्य में हुए हैं और मैं निश्चित हूँ कि शिवहर में भी बहुत सारे शिक्षक नए आए हैं। तो क्या इससे विद्यालयी शिक्षा में कुछ आमूलचूल परिवर्तन आएगा? इसको आप किस तरीके से देखते हैं, इस पूरी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया को? किसी भी विद्यालय व्यवस्था में शिक्षक और छात्र एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। बिना छात्र के स्कूल नहीं हो सकता, बिना स्कूल के छात्र शिक्षक नहीं हो सकते, बिना शिक्षक के हम स्कूल की कल्पना नहीं कर सकते। तो इन तीनों का जो है एक जगह होना अति आवश्यक है। और आज के समय में जो पिछले 2 सालों से बिहार में जो रिक्रूटमेंट ड्राइव चल रहा है, इससे जो है हमारे स्कूलों की जो पीपल टीचर रेशियो है उसमें काफ़ी सुधार हुआ है और स्कूलों में जो है बच्चों की रिटेंशन कैपेसिटी बढ़ी है। क्योंकि पहले की तुलना में आज अगर देखते हैं तो हमारा जो है स्कूल शिक्षक के संख्या के तौर पे देखते हैं तो वो काफ़ी बेहतर है और अच्छा है। और हमारे स्कूलों में आज के समय में प्रत्येक सब्जेक्ट के शिक्षक मौजूद हैं और इससे बच्चों को जो है बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। आज हमारे बच्चे स्कूल में ही जो है सारे सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं और सारे शिक्षक के मौजूद होने से हमारे बच्चे जो है इससे लाभान्वित हो रहे हैं। तो नो डाउट आज के समय में हमारा राज्य, हमारा ज़िला और हमारा स्कूल जो है वो आगे की ओर अग्रसर हो रहा है। बच्चे और स्कूल आगे बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर। एक सवाल रहता है इसमें, अक्सर हम बात करते हैं तो एक समुदाय एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में हम देखते हैं समुदाय को। हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी की भी बात हम कर रहे हैं, वो भी हम मासिक स्तर पर हमने सुना है काफ़ी हो रहा है और अच्छा हो रहा है। तो समुदाय की भागीदारी को आप विद्यालय में किस रूप से देखते हैं? और अगर हम नियमित शिक्षक अभिभावक शिक्षक संगोष्ठी आयोजित कर रहे हैं तो वो किस प्रकार से ज़िले में संचालित किया जा रहा है? इस पर कुछ बता पाएंगे? हमारा स्कूल का जो परिकल्पना है या जो हम जो स्कूल की स्थापना करते हैं वो अपने सोसाइटी के बीच में ही जो है स्कूल की स्थापना करते हैं। और इस स्कूल की स्थापना जब होती है तो हम VSS के माध्यम से जो है स्कूलों को चलाने की जो है कोशिश करते हैं। तो VSS जो होती है उसमें हमारे जो ग्रामीण होते हैं या उनके बच्चे जो होते हैं उस स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो उसमें सदस्य होते हैं और उनकी जो है स्कूल को चलाने में, स्कूल की व्यवस्था को बनाए रखने में एक अहम भूमिका होती है। तो वो समय समय पे जो है स्कूलों का निरीक्षण भी करते हैं और शिक्षकों के बीच में जो है समय समय पे वो जो है मीटिंग भी करते रहते हैं कि स्कूलों में क्या कमी है, क्या स्कूलों के लिए अच्छा किया जा सकता है, क्या स्कूलों को किस तरीके से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस सब के लिए जो है हमारी VSS जो है वो जिम्मेदार होती है। और इसके एक दूसरे पहलू भी हैं जो हम पेरेंट टीचर मीटिंग के माध्यम से जो है अपने स्कूल की शिक्षा व्यवस्था को जो है सुदृढ़ और सुनिश्चित करते हैं। क्योंकि जो बच्चे हमारे स्कूलों में जो भी पढ़ते हैं वो तो स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद वो फिर जब घर में जाते हैं तो वो अपने माता पिता से जो है जाके वो डिस्कशन करते हैं, अपने भाइयों के बीच में डिस्कशन करते हैं। तो इससे यही जाहिर होता है कि जब वो डिस्कशन करते हैं तब उनके माता पिता ये सोचते हैं कि हाँ हमारा बच्चा जो है स्कूल से जो है कुछ न कुछ सीख के आया है, कुछ बेहतर बता रहा है। और हम हर एक सप्ताह जो है तो नहीं इस तरह की व्यवस्था कर पाते हैं, लेकिन सरकारी नीति के अनुसार हमारी सरकार ने जो है प्रत्येक माह जो है एक शिक्षक संगोष्ठी की जो है रखी है, जिसके तहत जो है हमारे ऑफिसों में भी जो है ब्लॉक लेवल पे और स्कूल लेवल पे भी जो है
हम पेरेंट टीचर मीटिंग करते हैं। तो उस पेरेंट टीचर मीटिंग में जो है सारे बच्चों के जो है माता पिता आते हैं और अपने अनुभव को वो लोग शेयर करते हैं, और हम लोग भी उन माताओं को, उनके पिताओं को जो है उनसे अनुभव को जो है साझा करने के लिए प्रेरित करते हैं, और उनके बच्चे कैसे बेहतर करें इसकी जो है हम उन्हें मतलब उनका मार्गदर्शन करते हैं। तो हमें लगता है कि समाज के बिना तो हम परिकल्पना कर ही नहीं सकते हैं कि हमारा स्कूल जो है बेहतर कर सकेगा। तो इसीलिए मेरा मानना है और हम सभी का मानना है कि जहाँ स्कूल है वहाँ समाज का होना अति आवश्यक है। समाज रहेंगे तो एक जो है कंट्रोल मैकेनिज्म जो है वो हमारे साथ बना रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत विस्तार से आपने बताया भी कि किस प्रकार समाज की भूमिका होती है विद्यालय में एक परिवर्तन के लिए। हम इसे जानना चाह रहे हैं कि अगर हम निपुण बिहार की बात करें तो ऐसे क्या और भी काम किए जा सकते हैं जिससे एक पूरे कार्यक्रम में बेहतर सशक्तिकरण इस कार्यक्रम में आ पाए, कुछ बेहतर योजनाएं आ पाएँ। अगर आपकी नज़र में, अगर हम देखते हैं, आपके नज़र से देखना चाहते हैं, तो ऐसे कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो और जोड़े जा सकते हैं इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए? आप अपने आप से बेसिकली सुझाव जा रहे हैं सर। निपुण बिहार को सही में सशक्त बनाने के लिए हमें कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। अब कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा तो इसमें हमें जो है ये देखना पड़ेगा हमें किन किन लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि निपुण बिहार जो है ये उन बच्चों को सशक्त बनाने के लिए है जो बच्चे जो है मेन स्ट्रीम में नहीं आ पा रहे हैं, जो भाषाई ज्ञान, संख्या ज्ञान में पीछे छूट रहे हैं। ये लक्ष्य हमारा उन्हीं बच्चों को जो है सशक्त बनाने के लिए है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि अगर परिवार का अगर भागीदारी नहीं है तो वो बच्चे सही में सशक्त नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि स्कूल में जो है एक लिमिटेड रिसोर्स और लिमिटेड टाइम के लिए ही जो है हमारे शिक्षक और प्रधानाध्यापक जो है बच्चे को पढ़ा पाते हैं। लेकिन उसके बाद जो है बच्चे स्वतंत्र होते हैं। स्कूल से निकलने के बाद बच्चे को ये एहसास नहीं होता है कि वो स्कूल में क्या सीखे क्या नहीं सीखे। तो इसका ट्रैकिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो ट्रैकिंग करने के लिए जो है हमें विभिन्न माध्यमों से जो है बच्चे को ट्रैक करना पड़ेगा। तो एक पहला तो ट्रैकिंग सिस्टम है कि हम पेरेंट्स के माध्यम से बच्चे को ट्रैक करें कि वो बच्चे क्या सीखे, अब बच्चे किस स्तर पे हैं। दूसरा है कि जैसे CSF हमारी टीम जो है ये काम कर रही है बच्चों को ट्रैक करने में, बच्चे को संख्या ज्ञान, भाषा ज्ञान देने में। तो हमारे सिस्टम में ऐसे CSF लाइक अदर इंस्टीट्यूशंस की भागीदारी अगर होती है तो मैं इनका वेलकम करता हूँ। और ये एक सुझाव भी है, क्योंकि हमें एक बच्चे को इंगेज करने में बहुत सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ता है, और जब तक हम उस बच्चों को इंगेज नहीं करेंगे तब तक हम अपने लक्ष्य को जो है, जो हमारा लक्ष्य 26-27 है, हम वहाँ अचीव नहीं कर सकते हैं। छोटे बच्चे होते हैं, उनका ध्यान आकर्षण करने के लिए हमें डिफरेंट वेज जो है अख्तियार करने होते हैं, और इसके लिए जो है हमें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को जो है हमें अपने साथ लाना होगा, और हमारे स्कूलों में इनका जो है मतलब देख रेख के लिए जो है इनको आना होगा। जब तक ये नहीं आएंगे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता है कि हम लोग जो है अपने 2026-27 के टारगेट को जो है पूरा कर पाएंगे। क्योंकि हमारे समाज में हम समाज की बात करते हैं, पेरेंट्स टीचर की बात करते हैं, लेकिन आज ये लोग अपने क्रियाकलाप में इतने व्यस्त होते हैं, अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इतने खो जाते हैं कि उन्हें भी नहीं पता होता है कि उनके बच्चे कहाँ हैं। तो आज जो हमारा ये सेंट्रल स्क्वायर फाउंडेशन है, यही एक लाइट बियर का काम कर रहा है, जो असर है, जो SCRT है, तो ये सब जैसी टीम है, तो इन बच्चों को अपने सही गंतव्य पे लाने के लिए जो है ये लोग सही दिशा में काम कर रही है। मैं यही चाहूँगा, मेरा यही निवेदन है कि इन जैसी संस्थाओं को अधिक से अधिक समय दिया जाए, ताकि ये लोग समाज के लिए और स्कूलों के लिए जो है कुछ बेहतर कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मुझे लगता है कि हम लोगों ने सभी सवाल पूरे भी किए हैं और लगभग पूरी एक स्पेक्ट्रम को कवर भी किया है निपुण बिहार से संबंधित।
आपने भौतिक संसाधनों की बात की, आपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों की भर्ती की बात की, प्रशिक्षण की बात की, शिक्षकों के प्रशिक्षण की बात की, आपने समुदाय की भी बात की, आपने आकलन के लिए भी बात की कि हम किस तरीके से ट्रैकर के माध्यम से बच्चों की प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं कि किस बच्चे ने कितनी प्रगति की है। साथ ही आपने इस पर भी प्रकाश डाला कि किस प्रकार विभिन्न हितधारक साथ आ सकते हैं और इसके माध्यम से हम समेकित रूप से एक प्रयास कर सकते हैं कि यह कार्यक्रम सशक्त हो और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इससे लाभ दिलवाया जा सके। तो मुझे लगता है सर कि आपके प्रयास से और पूरे जिला प्रशासन के प्रयास से हम इस कार्यक्रम को बेहतर बना पाएंगे और कोई कारण नहीं है कि हम इस ज़िले को बेहतर ढंग से और जल्दी निपुण बना पाने में सक्षम नहीं हों। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरे कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद कमलनाथ जी एंड सारी टीम को। आप सभी का एज टॉक के इस अंक में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के कंटेंट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें।